दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भगवान विष्णु जी के द्वारपालों का क्या नाम है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दीजिए। चलिए कल की कथा का अगला भाग श्रवण करते हैं। युवती करुणा से भरकर बोली, नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक काला और एक सफेद बाल देती हूँ। काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आ जाएगी, सफेद बाल को जलाओगे तो देवों की फौज आ जाएगी। वे तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, जो कहोगे वही करेंगे। राजकुमार के खोए प्राण आए। उसने उस युवती का आभार मानना चाहा, पर उसके मुख से शब्द नहीं निकले। वह चुप रहा। युवती बोली, मेरी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। वह क्या? राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा। युवती ने गंभीर होकर पूछा, तुम पद्मिनी को लेकर जब लौटोगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है, राजकुमार ने बड़े सहज भाव से कहा। युवती बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है। मैं तुम्हें रोकूंगी। उसे बीच में ही रोक कर राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा, अब तुम मुझे जाने दो। मुझे भी साथ ले चलो। बड़ी शरारत भरी आवाज से युवती बोली, मैं तुम्हें इस घर में अधिक दिन नहीं रखूंगी। बस आज की रात, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार राजी हो गया। रात भर उसके साथ चौपड़ खेलता रहा। उसने युवती को बार बार हराया, पर हार कर युवती व्यथित नहीं हुई। उसे पता चला कि राजकुमार की बुद्धि बड़ी प्रखर है। सवेरा होने से पहले युवती ने उसे एक डिब्बे में 2 बाल दिए और अंगूठी लौटा दी। बोली, जाओ, रास्ता कठिन जरूर है, पर तुम्हें सफलता मिलेगी। उसने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और उसके जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। उस एक रात में मंत्री के लड़के की जो हालत हो गई थी, उसे वही जानता था। उसे लग रहा था कि वह राजकुमार अंधेरे फंसा रहेगा, बाहर नहीं आएगा। पर सहसा दरवाजा खुला और राजकुमार बाहर आता दिखाई पड़ा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास न कर सका। उसका जी भर गया। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार ने उसे ढाढ़स बंधाया और बोला, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है, जो होता है अच्छा ही होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे सुनाई। बोला, मैं तो मानता हूँ कि आदमी का इरादा पक्का हो तो उसे कामयाबी मिलकर ही रहती है। उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं, पर वे दूर हो जाती हैं। मंत्री के लड़के ने कहा, आप सही कहते हो, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। उस नगरी से निकलकर वे अब खुले मैदान में थे। इधर उधर खेतों में फसल उग रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। वे लोग चलते गए। रास्ते में खेत खलियानों के अलावा कहीं कहीं हरे भरे बाग बगीचे मिलते, कहीं नदी नाले, पर उन सबको पार करते वे निर्विघ्न बढ़ते ही गए। रात होने से पहले उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम के बाहर एक साधु बैठे थे। सिर पर बड़ी जटाएं, लंबी लंबी दाढ़ी, घनी मूछें, भरा हुआ चेहरा। राजकुमार का मन हुआ कि रात को वहीं ठहरा जाए। उसने अपने साथी से सलाह की तो वह भी राजी हो गया। राजकुमार ने तब साधु के पास जाकर कहा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो रात को यहाँ ठहर जाएं, सवेरे चले जाएंगे। साधु बोले, यह तो आश्रम है, हर कोई यहाँ रुक सकता है। तुम आराम से ठहरो और जब तक मन करे हमारे साथ रहो। राजकुमार को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने घोड़े को वहीं बांध दिया और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगाया। खा पीकर जब बैठे तो साधु महाराज भी वहीं आ गए। बातें होने लगी। साधु बाबा बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे। जब वे बोलते थे ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके मुख से फूल झड़ रहे हों। उन्होंने पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने सारी जानकारी विस्तार से दे दी और अंत में कहा, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिले। बाबा खुश हो गए। बोले, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है, तुम्हारे साथ भी है, पर वत्स, तुम्हारा काम तो आकाश से तारे तोड़ लाने के समान है। इतना कहकर बाबा चुप हो गए। फिर बोले, पर मेरे यहाँ से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे,
पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। बाबा उठकर गए, लौटे तो उनके हाथ में भभूत थी। उसे राजकुमार को सौंपते हुए बोले, इसे संभाल कर रखना और किसी को मालूम मत होने देना। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए भभूत ले ली। अब तो धीरे धीरे पद्मिनी की नाकेबंदी को भेदने का रास्ता साफ होता जा रहा था। बाबा कह रहे थे, जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे साहस से काम लो। यह जीवन प्रभु ने हमें बड़े बड़े काम के लिए दिया है। जिनके सामने कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं होता, वे छोटी छोटी चीजों में फंसे रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर देते हैं। बाबा ने भभूत की डिब्बी उसे दी। राजकुमार और मंत्री का बेटा उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बाबा के मुंह से निकले एक एक शब्द के पीछे उनका विश्वास था। उन्होंने कहा, तुम लोग 3-4 दिन यहाँ विश्राम करके आगे बढ़ो। कौन जाने आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से कठिन हो। थके होगे तो लड़ोगे कैसे? ताजे होंगे तो पहाड़ की चोटी पर सहज ही पहुंच जाओगे। राजकुमार को जल्दी थी, उसने ठहरने में आनाकानी की, लेकिन मंत्री के बेटे ने बाबा की बात मान ली। समझाने पर राजकुमार भी सहमत हो गया। वे लोग आश्रम में 4 दिन रहे। इस बीच में बाबा साया की भांति उनके साथ रहे। उनके पास अनुभवों का अनंत भंडार था। उनका लाभ वह उन दोनों को देते रहे। उन्होंने अंत में जोर देकर कहा, अपने किए पर अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक डटे रहना। उन 4 दिनों में बाबा से और आश्रम के जीवन से इतना मिला कि वे कृतकृत्य हो गए। अपने उद्देश्य की सफलता में अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा। आश्रम से वे बड़े तड़के रवाना हो गए। अभी उनकी मंजिल काफी दूर थी। बिना रुके वे चलते गए। दिन चढ़ गया, सूरज सिर पर आ गया। तब वे एक जलाशय के किनारे रुके, स्नान किया, भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम करके आगे बढ़ चले। मौसम अच्छा था, मंद मंद पवन बह रही थी, रास्ता भी साफ था। पंछी मस्ती से इधर उधर उड़ान भर रहे थे। राजकुमार ने मार्ग दृश्यों को देखकर मंत्री के लड़के से कहा, देखो सब कुछ कितना गतिशील है। सूर्य थमता नहीं, पवन रुकती नहीं, पक्षियों का कलरव गान हमेशा चलता रहता है। आदमी को इससे सीख लेना चाहिए। मंत्री के लड़के ने कहा कि राजकुमार का मन कुरंग छलांगे भर रहा है। उसने कहा, धरती भी कहाँ रुकती है, हर घड़ी घूमती रहती है। वह रुक जाए तो दुनिया में हाहाकार मच जाए। तुम ठीक कहते हो मित्र, राजकुमार ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। फिर वह चुप होकर चारों ओर फैले आनंद से पुलकित होने लगा। घोड़ों ने भी जैसे स्वामी के मनोभाव जान लिए। उनकी गति भी तीव्र होती गई। दिन ढलने लगा, अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा। तब तक वे बराबर चलते रहे और फिर एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुक गए। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। मंत्री का लड़का तो सो गया, पर उसे नींद नहीं आई। थोड़ी देर में देखता क्या है कि उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना आकर बैठ गए। उनमें बातें होने लगी। राजकुमार पंछियों की भाषा जानता था। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने कहा, मैना कुछ कहो जिससे रात कटे। मैना बोली, आप बीती कहूं या पर बीती। तोते ने कहा, अरे आप बीती तो रोज ही सुनते रहते हैं, कुछ पर बीती कहो। मैना बोली, इस नगर के राजा के एक लड़की है, बड़ी सुंदर है, बड़ी भली है, बड़ी भोली भी है। तोते ने उसकी बात काटकर शरारत से कहा, तुम जैसी। मैना शर्मा गई, बोली, तुम्हें हर घड़ी मजाक सूझता है। तोते ने कहा, अच्छा अपनी बात कहो। मैना बोली, राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है। दुनिया भर के वैद्य उसका इलाज कर चुके हैं, पर वह ठीक नहीं होती। बेचारा राजा परेशान है, उसकी वही अकेली औलाद है। तोते ने कहा, यह तो बड़ी हैरानी की बात है। हैरानी की बात तो है ही, मैना ने व्यथित स्वर में कहा। राजा ने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि जो कोई राजकुमारी को अच्छा कर देगा वह उसी से बेटे का ब्याह कर देगा। राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर के चिकित्सक आ रहे हैं, पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। राजा निराश हो गया है। इतना कहकर मैना की आवाज रुक गई। तोता बोला, राजकुमारी की बीमारी दूर करने का कोई रास्ता है? रास्ता है, मैना ने कहा। अगर कोई सुनता हो तो इस पेड़ के जड़ ले जाए और उसे घिसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दे, वह रोग से छुटकारा पा जाएगी। यह कहकर मैना मौन हो गई। तोता भी कुछ नहीं बोला, पर राजकुमार उठा और उसने अपने भाले से एक और मिट्टी खोदकर पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट ली और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया।
सवेरा हुआ, दोनों मित्र उठे और तैयार होकर आगे बढ़े। आगे उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने की थी। शहर में बार बार मुनादी हो रही थी कि राजकुमारी को जो भी अच्छा कर देगा, राजा उसके साथ राजकुमारी को ब्याह देगा और अपना आधा राज्य भी उसे दे देगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल के फाटक की ओर बढ़ा दिया। मंत्री के लड़के ने उसे रोकना चाहा, पर वह कहाँ मानने वाला था। फाटक पर जब चौकीदारों ने उसे रोका तो उसने कहा, मैं राजकुमारी का इलाज करने आया हूँ। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, बड़े से बड़े वैद्य इसका इलाज कर गए हैं, पर मेरी प्यारी बेटी को कोई भी अच्छा नहीं कर सका। राजकुमार कुछ बोला नहीं। थोड़ा पानी लेकर उसने जड़ को घिसा और बेहोश पड़ी राजकुमारी के होठों पर लगा दिया। पानी का लगना था कि राजकुमारी के बदन में कुछ हलचल हुई। राजकुमार ने फिर थोड़ा सा पानी उसके मुंह में लगाया तो उसने अपनी आंखें खोल दी। यह देखकर राजा का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठकर बैठ गई और चलने फिरने लगी। अपनी शर्त के अनुसार राजा ने कहा, अब तुम मेरी बेटी को और मेरे आधे राज्य को ग्रहण करो। राजकुमार ने राजकुमारी के अच्छा हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। सुनकर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो बेटी को साथ ले जाना और मन हो तो यही राज करना। सारे नगर में शोर मच गया। प्रजा ने राजकुमार को घेर लिया। राजा ने बड़ी कठिनाई से लोगों को रोका और बड़े मान सम्मान से राजकुमार को विदा देते हुए कहा, यहाँ से 10 कोस पर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, तुम उनसे मिलते जाना, वह तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। राजकुमार महल से बाहर आया तो मंत्री का लड़का उसकी राह देख रहा था। उसे सारा समाचार मिल गया था। उसने राजकुमार को सीने से लगाकर कहा, यह क्या चमत्कार हुआ। राजकुमार ने उसे पिछली रात की घटना सुनाकर कहा, इस दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार हो जाता है। ना हम उस पेड़ के नीचे ठहरते, ना यह करिश्मा होता। हमें तोता मैना का उपकार मानना चाहिए। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने को कहा था। राजकुमार ने उसी दिशा में प्रस्थान किया। 10 कोस पर उन्हें वही गुफा मिल गई। उसमें बाबा बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। बाबा आंखें बंद किए बैठे थे। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली और जिज्ञासा भाव से कहा, कैसे आए हो। राजकुमार ने सारा हाल सुनाकर कहा, राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं। बाबा बड़ी आत्मीयता से बोले, वत्स, हमने काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा उठाया है। राजकुमार ने कहा, बाबा, काम कठिन जरूर है, लेकिन आदमी तो बना ही कठिन काम के लिए है। बाबा की आंखें चमक उठी। बोले, तुमने ठीक कहा, जो कठिन काम से बचे वह आदमी कैसा। कुछ रुककर उन्होंने कहा, अब तुम सिंघल द्वीप के पास आ गए हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा। कैसे करोगे। राजकुमार ने कोई झिझक नहीं दिखाई। बोला, बाबा, जो शक्ति मुझे यहाँ तक ले आई है वही शक्ति इस कठिनाई का भी रास्ता निकालेगी। शाबाश वत्स। बाबा ने विभोर होकर कहा, आदमी तो निमित्त है, काम शक्ति ही कराती है। इतना कहकर बाबा ने खड़ाऊ की एक जोड़ी उसे देते हुए कहा, इन्हें पहनकर तुम सहज ही समुद्र पार कर जाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमार ने अत्यंत कृतज्ञ भाव से बाबा के चरणों में सिर रखा और बाबा ने समुद्र पार करने के लिए खड़ाऊ की जोड़ी दे दी। उसकी पीठ थपथपाकर उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। घोड़े पर सवार होकर जब वे चले तो राजकुमार भाव विभल हो रहा था। उसने मंत्री के लड़के से कहा, राजा बड़ा उदार था, उसके साथ जो हुआ उसका बदला उसने चुका दिया। इतनी बड़ी समस्या को सहज ही हल कर दिया। दोनों आगे बढ़े। वे अब विशाल सागर को देखने के लिए आतुर थे, पर सहसा एक चिंता ने राजकुमार को आ घेरा। वह तो खड़ाऊ की मदद से सागर पार कर लेगा, पर उसके साथी का क्या होगा। उसने मंत्री के लड़के से कहा, मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं तुम यहीं रुके रहोगे। मंत्री का लड़का हतप्रभ हो गया। यह कैसे होगा। अकेला राजकुमार कैसे उस किले को फतेह कर सकेगा। जब उसने राजकुमार से अपनी आशंका व्यक्त की तो राजकुमार ने उसे धीरज बधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास सारे साधन हैं। फिर इधर उधर की बातें करते हुए वे आगे बढ़ते गए। राजकुमार का मन परेशान था। मंत्री का लड़का भीतर ही भीतर परेशान था।
यदि राजकुमार को कुछ हो गया तो वह राजा को कैसे मुंह दिखाएगा। राजकुमार हिम्मत से आगे बढ़ रहा था, साथी का दिल बैठ रहा था। दिन भर चलने के बाद अंत में उन्हें दहाड़ता सागर सामने दिखाई पड़ा। बड़ी बड़ी लहरें उठ उठकर एक भयंकर दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। तट पर पहुंचकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और नेत्रों से सागर के विशाल जलराशि को देखने लगे। अगले दिन प्रातः प्रस्थान करने का निश्चय किया। बड़े तड़के उठकर राजकुमार ने अपने घोड़े को खूब प्यार किया। मंत्री के लड़के के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे सीने से लगाया और सूर्य की प्रथम किरण के फूटते ही पैरों में खड़ाऊ पहनकर सागर के तट पर जा खड़ा हुआ। उसके बाद ज्यों ही पैर पानी पर रखा, उसका सारा बदन कांप उठा, लेकिन तभी उसे अनुभव हुआ कि वह पानी पर ऐसे खड़ा है जैसे धरती पर खड़ा हो। फिर तो वह एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगा। मंत्री का लड़का आश्चर्य से देख रहा था कि पानी पर यह किस प्रकार चल रहा है। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार का वह पूरा दिन सागर पर चलते चलते बीता। समुद्र की छोटी बड़ी मछलियां, दूसरे जीव जंतु उसकी तरफ आते थे, किंतु उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, कुछ दूर से ही भाग जाते थे। राजकुमार बड़े आनंद से आगे बढ़ता गया, पर समुद्र का अंत उसे दिखाई नहीं देता था। पूरा दिन और पूरी रात उसने चलते चलते बिताई। अगला दिन आया, तब उसे सागर का किनारा दिख पड़ा। वहीं था सिंघल द्वीप, जिसमें पद्मिनी को पाने के लिए वह घर से निकला था। उस भूमि को देखकर उसे रोमांच हो गया, लेकिन दूर से ही उसने देखा कि काले काले खूंखार राक्षस देव की रक्षा के लिए खड़े हैं। राजकुमार ने भभूत की डिब्बी खोली और एक चुटकी भभूत मुंह में डाल ली। अब वह सबको देख सकता था। वह बेधड़क राक्षसों के बीच पहुंच गया। राक्षस बड़े ही डरावने थे। उनके रंग रूप और चेहरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके हाथों में हथियार देखकर प्राण सूख जाते थे। राजकुमार उन सबको देखकर सकपका रहा था, हालांकि उसे पता था कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा है। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह पहले शहर का एक चक्कर लगा ले, शहर को समझकर फिर आगे का कार्यक्रम तय करे। वह शहर में खूब घूमा, पद्मिनी के महल पर भी गया, किंतु उसे लगा कि जोर जबरदस्ती से महल में घुसना असंभव है। उसके लिए कोई जुगत करनी होगी। नगर इतना सुंदर और कलापूर्ण था कि अपने को वह भूल गया। ऐसा अनुपम नगर तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जगह जगह पर हरे धूप के कालीन बिछे थे और रंग बिरंगे पुष्पों से सारा शहर सुशोभित और महक रहा था। कदम कदम पर गुलाब जल के फव्वारे चल रहे थे। सड़कें बड़ी साफ सुथरी थी, गंदगी का कहीं नाम नहीं था। बढ़िया पोशाकें पहन स्त्री पुरुष बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। उनका रूप बड़ा सलोना था। राजकुमार उन सबको देखकर मुग्ध हो गया, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह इंद्रपुरी में पहुंच गया हो। वह घूमता रहा। सहसा उसे ध्यान आया कि वह अदृश्य तो बन गया है, पर अपने असली रूप में कैसे आएगा। यह सोचकर उसका मन व्यग्र हो गया। अब वह क्या करे। उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी कि अचानक उसे उन बाबा का ध्यान हो आया जिन्होंने भभूत की वह डिबिया दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके सामने खड़े हैं। वह कह रहे हैं कि यह ले दूसरी डिबिया, जिसकी भभूत खाते ही तुम अपने असली रूप में आ जाएगा। राजकुमार ने खुश होकर दूसरी डिबिया ले ली। बाबा अंतर ध्यान होते होते कह गए कि दूसरी डिबिया का इस्तेमाल होशियारी से करना। यदि लोगों ने देख लिया तो राक्षस तुमको कच्चा ही खा जाएंगे। अब राजकुमार ने आगे क्या करना है इस बारे में सोचा। सोचते सोचते उसने काला और सफेद बाल निकाला। पहले उसने काला बाल जलाया। उस बाल का जलना था कि राक्षसों की फौज आकर खड़ी हो गई। उसने आदेश दिया कि पहरे के राक्षसों को खत्म कर दें। देखते ही देखते सारे राक्षस धराशाही हो गए। उसने थोड़े से राक्षसों को रोककर शेष को विदा कर दिया। उसके पश्चात उसने सफेद बाल जलाकर देवों को बुलाया। उनके आने पर उसने कहा, समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। पलक झपकते ही एक बड़ा ही सुंदर जहाज खड़ा हो गया, जिसमें हीरे जवाहरात भरे थे और तरह तरह के आभूषण थे। आभूषण एक से बढ़कर एक थे। यह सब होते ही नगर भर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बड़ा व्यापारी आया है। लोग अचंभे में रह गए कि ऐसा एकदम कैसे हो गया, लेकिन उनके सामने व्यापारी मौजूद था और उसके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था। यह खबर उड़ती उड़ती राजमहल में पहुंची। पद्मिनी ने यह सब सुना तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा, उस व्यापारी को हमारे सामने लाओ।
तुरंत पद्मिनी के दूत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुंचे और पद्मिनी का संदेश कह सुनाया। राजकुमार तो यह चाहता ही था। वह पद्मिनी से मिलने महल में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखता ही रह गया। सब कुछ अनूठा था। महल का द्वार बहुत ही कला कारीगरी पूर्ण था। अंदर लता गुल्मों के बीच फव्वारे अपनी बहार बिखेर रहे थे। महल चारों ओर से घिरा था, किंतु दूत के साथ होने के कारण उसे अंदर प्रवेश पाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार के कक्ष में प्रविष्ट होते ही उसने उसका अभिवादन किया। राजकुमार भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपना सम्मान व्यक्त किया। पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया। वह आसन पर बैठ गया तो पद्मिनी ने पूछा, तुम कहां से आए हो? पद्मिनी के मुख से शब्द नहीं, फूल झड़ रहे थे। राजकुमार एकटक उसी की ओर देखते हुए बोला, मैं स्वर्ण भूमि से आया हूं। वहां क्या करते थे? पद्मिनी ने अगला प्रश्न किया। जी, मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूं। राजकुमार ने उत्तर दिया। यहाँ कैसे आए? पद्मिनी ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा। सुना था आप आभूषणों और हीरे जवाहरात की पारखी और प्रेमी हैं। राजकुमार का संक्षिप्त उत्तर था। तो तुम आभूषण लाए हो? जी हाँ। कहाँ है? समुद्र के किनारे मेरा जहाज खड़ा है, राजकुमार ने सहज भाव से कह दिया। पद्मिनी ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम उन्हें मुझे दिखा सकते हो? अवश्य, मैं तो यहाँ आया ही इस काम से हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ, पद्मिनी ने धीरे आवाज में कहा। कल मेरा दूत तुम्हारे पास आएगा, उसके साथ बढ़िया आभूषण ले आना। राजकुमार ने पद्मिनी से विदा तो ले ली। कथा का ये भाग आपको कैसा लगा? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा और आगे की कथा सुनने के लिए उसके बारे में भी कहिएगा। दोस्तों, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करिएगा जिससे लोगों को अच्छा